मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 4 दैट इज़ द ट्रांसफार्मर। आपने बहुत बार एग्जाम में ये टॉपिक प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर देखा है। ट्रांसफार्मर बहुत बार आता है, इसका न्यूमेरिकल या इसके टाइप्स कुछ भी रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, यस दिस इज़ द एक्चुअल ट्रांसफार्मर। इस तरह का ट्रांसफार्मर हमें जो मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। आपने इस तरह के ट्रांसफार्मर ट्री जो आते हैं कई पोल्स के ऊपर, ठीक है, अपने घर के मोहल्ले में, मोहल्ले के पास या कहीं पर भी आपने इस तरह के ट्रांसफार्मर देखे होंगे। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर जो होता है बाहर से देखते हैं हम। अब ये कैसे काम करते हैं, क्या एक्चुअल में होता है, अब ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या है, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो कन्वर्ट टू चेंज वोल्टेज एंड करंट ऑफ एसी। देखिए एसी के जो वोल्टेज एंड करंट है ये लगातार हम चेंज करते रहते हैं। सबसे पहले आपको बात क्लियर कर देता हूँ, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे ही काम करेगा, डीसी पे तो काम करेगा ही नहीं। ये आपको इसके प्रिंसिपल से पता चल जाएगा। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है। क्यों एसी पे काम कर सकता है वो आपको प्रिंसिपल अभी देखेंगे, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज और करंट के वेरिएशंस देता है। फॉर एग्जांपल हमने बिजली को जनरेट किया, कहाँ जनरेट किया, हमने बिजली को जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया एक पावर प्लांट स्टेशन से। अब एक पावर प्लांट स्टेशन से आपने 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इतनी इतनी दूर एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है। आपने देखा होगा पंजाब जो है दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये कैसे पॉसिबल है कि वायर्स के थ्रू एक सिटी से दूसरी सिटी में 250-250 किलोमीटर या जितना मर्जी आप डिस्टेंस लेके जा सकते हैं, तो इतनी दूर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स आती है, हीटिंग इश्यूज आते हैं, वो बात की बातें वो सॉल्व कर लेंगे। और जो डिवाइस है एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाला, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट चेंज वोल्टेज एंड करंट। कैसे चेंज करता है, दैट इज हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। देखिए अगर लो वोल्टेज है तो ये लो वोल्टेज को हाई भी कर सकता है, और हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज को लो भी कर सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है अगर वोल्टेज हाई हुई, ठीक है, अगर वोल्टेज हाई हो तो उस वक्त करंट ऑटोमेटिकली लो होगा, ठीक है। अगर वोल्टेज हाई होगी तो करंट लो होगा, और अगर करंट लो होगा तो वोल्टेज हाई होगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप समझ चुके हैं। पर ये ऐसा एक्चुअल में क्यों है, ये जब हम इसके डेरिवेशन को कम्प्लीटली कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखें, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से याद करना, बच्चे प्रिंसिपल में बहुत मिस्टेक करके आते हैं। इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कैसे काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं। अभी आपको म्यूचुअल इंडक्शन हमने काफ़ी टाइम से पढ़ाया है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में, पहले मैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा जो हम स्टडी करते हैं। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने आयरन की प्लेट्स को लगाया हुआ। देखिए ये आयरन की प्लेट है, ये फ्रंट प्लेट आयरन की, ठीक है। उसके पीछे बैक बैक करके बहुत सारी आयरन की प्लेट्स को हमने ऐसे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट इनपुट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, यहाँ पर एक कॉइल लपेटेंगे ऐसे प्राइमरी पे, ठीक है। इसको हम दे देंगे एसी की सप्लाई। एसी की सप्लाई देने पे क्या होगा, एसी की सप्लाई देने पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के दूसरी वाली कॉइल पे पड़ेगा, दूसरी वाली कॉइल पे। और ये जो दूसरी वाली कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर इनपुट दी थी हमने और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी, दैट इज द सेकेंडरी टर्न। ये जो आउटपुट में हम ले रहे हैं ये सेकेंडरी है, और ये जिस पॉइंट पे हम इनपुट दे रहे हैं ये प्राइमरी है। इससे पहले मैं आपको अगर बात करूँ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 की, अगर मैं कंस्ट्रक्शन नंबर 1 बताऊँ तो पहले हम ट्रांसफार्मर में कैसे काम करते थे। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या है, यहाँ पर सिंपली मेरे पास एक सिंगल कॉयल है, ये ब्लैक वाला अगर आप देख रहे हैं ध्यान से,
ये ब्लैक वाला है इनपुट का कॉयल और ये जो दूसरा ब्लू वाला ये है आउटपुट का कॉयल, ठीक है, एक सिंगल कॉयल। यहाँ पर एनर्जी देंगे एसी करंट देने पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर क्या है कि बाहर जब यहाँ से बाहर निकलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल पे क्या हो रहा है, आउट फील्ड गेट वेस्टेड। ये जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ये काफ़ी वेस्ट हो रही है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करके दे, ठीक है, आउटपुट दें। हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये देखिए जो एजिस पे वेस्ट हो रही है ना यहाँ पर, ये बीच वाला तो यूटिलाइज हो गया, ठीक है, ये तो काम कर रहा है, पर ये वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये वेस्ट हो रहा है। इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इनपुट में कॉयल दिया ये है प्राइमरी कॉयल। इसमें हमने जो करंट दिया उससे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे ये जो आयरन स्ट्रिप्स होती है ना, ये पेस्ट होती है, बहुत पतली स्ट्रिप्स हैं, ये आपस में सारी पेस्टेड है। तो यहाँ पे आयरन के स्ट्रिप्स में ये ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यहाँ से इधर से नीचे से भी। ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले सेकेंडरी एंड पे पड़ेगा। सेकेंडरी एंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉयल है, ये सिंपल तार है। जब एक वायर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो हमने पढ़ लिया, उसमें क्या चेंज जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और ये है आरएल। आरएल इज़ द लोड। ये आपका घर भी हो सकता है, आपका मोहल्ला भी हो सकता है, जिस पॉइंट पे आपको आउटपुट चाहिए, दिस इज़ द लोड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए प्रॉब्लम आती है एडी करंट की। अब एडी करंट क्यों आता है, देखिए एडी करंट बेटा आता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक सर्किट में एक्स्ट्रा करंट आता है जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। ये ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में आता है, ठीक है, ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में। तो उस एडी करंट को हम कम करना चाहते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर में वो नॉइस क्रिएट करेगा, हमारे इनपुट को वोल्टेज को कम करेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये चार जो है ना मेरे पास, मान लीजिए ये जो पीछे आप आयरन की प्लेट्स देख रहे हो ना, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ऐसे कनेक्ट करने में क्या है, ये करंट को ये ऐसे शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा, करंट सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। करंट ऐसे जाएगा तो जितना करंट यहाँ पे पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इतने बड़े एरिया में ये क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने पे एडी करंट आ जाएगा। अगर इनके बीच में मैं एक वार्निशिंग कर दूं, एक पॉलिश कर दूं, अब क्या होगा, पॉलिश होने पे तो इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब करंट को यहाँ से चल के ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे, मतलब करंट का रास्ता लंबा हो गया। अगर करंट का रास्ता लंबा हो गया तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये इतना ज़्यादा लिंक नहीं कर पाएगा इन सभी कॉइल से। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम लिंक करेगा उससे एडी करंट भी कम पैदा होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जो हम इस डायग्राम में दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा एडी करंट ऐड हो रहा है, ठीक है। एडी करंट के ऐड होने पे इसमें जो आउटपुट में निकल के आ रहा है ना एडी करंट ऐड होने पे, तो उसको आउटपुट में आपको कैसे कम करना है एडी करंट को, आपको इसको पॉलिश करना होगा, वार्निशिंग करनी होगी इस पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसका मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, अगर हम जब एक्चुअल में ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐसा ई शेप का कॉयल ले लेते हैं, ठीक है, ई शेप का कॉयल। तो उसमें यहाँ पर हम पहले जो है कॉयल को लपेट देते हैं और यहाँ से दूसरा जो कॉयल है नीचे से लेकर यहाँ पर दूसरा कॉयल लपेट देते हैं हम। फिर बाद में उसको नीचे से ऐसे बाद में बंद करते हैं। ये नीचे से पहले खुला होगा, यहाँ पर ऐसे नीचे से खुला होगा, पहले ई शेप का ओपन ऐसे ई शेप का, ठीक है। तो पहले नीचे से हम इसमें कॉयल लपेट देंगे प्राइमरी, फिर यहाँ से दूसरा सेकेंडरी, बाद में नीचे से हम यहाँ पर लॉक कर देंगे, ठीक है, स्टेपल कर देंगे। लॉक करने को बोलते हैं स्टेपल द प्लेट्स। ओके, अब अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो वही है, इसमें आप एसी सप्लाई दोगे प्राइमरी कॉयल में, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा सेकेंडरी पे क्या आ जाएगा, ईएमएफ वगैरह, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। एडी करंट भी आ जाएगा। एडी करंट को हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, लेमिनेट करके, ठीक है, आयरन कोर्स को उसके बीच में पॉलिशिंग करके। इन द फिगर नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट लूज एडी करंट टू गेट द प्रोड्यूस। वो जो हमने वही एडी करंट के बारे में आपको बताया वही दोबारा से लिखा हुआ है। तो ये देखिए सॉलिड कोर में क्या होता है, अगर आपके पास सिंपल एक सॉलिड कोर है तो उसमें इतना सारा करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्रिएट करेगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इतने बड़े एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उतने ज़्यादा चांस एडी करंट पैदा होने के भी हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ तो पॉलिश करने से क्या होगा, इनके बीच में ऐसे एक लेयर्स बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे,
इसके बीच में लेयर्स बन गई हैं। अरे लेयर्स बनने क्या है, इधर करंट ऐसे चलेगा, इधर करंट ऐसे चलेगा, इधर करंट ऐसे चलेगा, इधर ऐसे, मतलब मान लीजिए करंट यहाँ से इधर पहुँचना चाहता है तो उसको ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा करंट का। अगर करंट का रास्ता लंबा हो जाएगा तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। करंट का रास्ता लंबा होने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है आयरन प्लेट के रिस्पेक्ट में वो भी कम हो जाएगा और एडी करंट भी कम हो जाएगा। दिस इज़ वे हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बीच में ये प्लेट्स दिख रहे हैं ना, इन प्लेट्स के बीच में आपको पॉलिश डालनी है, ठीक है। अभी इसी वीडियो में मैं इसका एनिमेटेड वीडियो डाल देता हूँ, आपको वहाँ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम वार्निशिंग करते कैसे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ। मैथमेटिकल पार्ट का देखिए, एक है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल होता है दूसरे वाला है, यहाँ पर है प्राइमरी और दूसरे वाला है सेकेंडरी, ठीक है। अब सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है ना, इस पे जो टर्न्स ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम बोल देंगे NS, और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसको बोलेंगे d∅dt, और नेगेटिव निशान लगता है लेंस रूल के कारण। तो यहाँ पर जो EMF जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में, EMF जो जनरेट होगा वो हम किससे पता करेंगे, वो पता करेंगे फैराडे लॉ की स्टेटमेंट से। फैराडे लॉ क्या बताता है, दैट इज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही तो EMF आएगा, और ये दूसरा डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज़्यादा EMF जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। सिमिलरली इसको अगर प्राइमरी पे लिखना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे आपने S लिखा है वहाँ पर P, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन भी साथ साथ होगा। जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है सेल्फ इंडक्शन तो उसके साथ हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने प्राइमरी कॉइल है, ये इनपुट कॉइल है जिसमें हम AC का सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है ये भी यहाँ पर भी तो एडी करंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी करंट जो हम प्राइमरी एंड पे जो इनपुट दे रहे हैं, और ये सेकेंडरी एंड पे जो हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है बच्चे, ये जो डायग्राम है देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन की बात नहीं कर रहा, सेल्फ इंडक्शन भी होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इधर वाले एंड पे लिंक होगी वो यहीं पर एडी करंट क्रिएट कर देगी, ठीक है। और जो पड़ोसी वाली कॉइल है, नेबरिंग कॉइल है, उस पर क्या कर देगी, वो म्यूचुअल इंडक्शन कर देगी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमने कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 1 और 2, डिवाइड करने में क्या मिल रहा है, ये ऊपर वाला इक्वेशन है, ये नीचे वाला। कटिंग करेंगे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा NS/NP, ओके। ES की वैल्यू निकालते हैं, इधर जाके क्या हो जाएगा EP, ओके। तो ये फाइनल फॉर्मूला निकल गया है कन्फर्मेशन का कि आउटपुट जो है सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज की आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी एंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्राइमरी एंड के टर्न्स पे। अब देखिए ये जो आउटपुट निकल के आई है ना, ये आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है तो नंबर ऑफ टर्न के बिहाफ पे में इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक होगा बेटा स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज हमेशा इंक्रीज होगी पर करंट कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेप अप में जैसे हमको यहाँ से रोपड़ से दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा, क्योंकि वोल्टेज अप करनी होगी उसमें, ठीक है। तो वोल्टेज अप करेंगे, तो इसमें देखिए अगर आपको आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो NS की वैल्यू ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि देखिए अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो आउटपुट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अगर देखिए अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कटिंग करके 5 आएगा ना, तो इसी तरह NS को ज़्यादा करना होगा कंपेयर टू NP। NS इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी एंड, NP इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड। तो स्टेप अप के लिए सेकेंडरी एंड जो हम यहाँ पर बना रहे हैं ट्रांसफार्मर, अगर यहाँ पर 5 टर्न है तो सेकेंडरी पे बहुत ज़्यादा चाहिए, देखिए कितने ज़्यादा टर्न्स है, ठीक है, ऐसे। तो ये है सेकेंडरी एंड पे टर्न्स और ये है प्राइमरी पे, इधर ज़्यादा बनाएंगे इधर कम बनाएंगे, ओके। लाइन ट्रांसमिशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। ये हमने यूज़ लिखा हुआ कि स्टेप अप को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद बारी आएगी बेटा निकल के स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये प्राइमरी एंड पे ज़्यादा होंगी, जैसे देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी एंड है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी और इधर कम हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी एंड पे कम हो जाएंगी, यहाँ पर आउटपुट कम हो जाएगी, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगी, ठीक है। अगर वोल्टेज कम हो रही है तो इसको मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे
कंप्यूटर हो गया या चार्जर हो गया या वेल्डिंग मशीन होगी, ठीक है, इस तरह पे जिसमें हमें करंट ज़्यादा चाहिए। देखिए अगर वोल्टेज कम हो रहे तो करंट तो ज़्यादा होगा ही। अब वेल्डिंग मशीन में हमें क्या चाहिए था, करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब आपको मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाना इतना पसंद नहीं है, तो उसका एक सिंबल तो बना सकते हैं आप एग्ज़ाम के अंदर। तो सिंबल क्या रहेगा, किस तरह से हम पूरा सर्किट ना बनाने के बजाय एक सिंबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी एंड है, ये है प्राइमरी एंड, और दूसरे वाला कौन सा है, सेकेंडरी एंड, और ये है उसका बीच में सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये आपने एक बॉक्स सा बनाना है, ये इस तरह से बना लीजिए, ये एक सिंबल है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसी पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही कॉइल्स रैप होंगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब देखिए जो कारण था आपको मैंने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन में बताया था, वाई वोल्टेज इंक्रीज व्हेन करंट डिक्रीज। अगर वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट कम क्यों होता है, या इसका उल्टा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल का मतलब इसमें एनर्जी के लॉसेस हो ही नहीं रहे, मतलब बिल्कुल 100% काम कर रहा है। पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल ऐसा बच्चों पॉसिबल नहीं है। हर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इवन आपके मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसके कैमरे से अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी एनर्जी के लॉस हो रहे हैं। मेरा बैटरी जितना 100% चार्ज होता है ये 100% काम करके ही नहीं दे रहा, क्योंकि ये हीट होता है। मेरा फ़ोन कोई भी फ़ोन है, देखिए उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे हीट होता है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉसेज होते हैं। तो इसी तरह ट्रांसफार्मर में बहुत सारे एनर्जी के लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लें अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा किसी भी तरह की एनर्जी का, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या निकल के आएंगे, सेम निकल के आएंगे, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। इधर भी पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये पावर के फॉर्मूले निकल के आगे, ओके, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, ओके। अब यहाँ से हम सेकेंडरी ये वाली इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आई एस नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये निकल के आ गया, ओके। अब देखिए जो इधर देखिए जो सेकेंडरी वो कॉइल की आउटपुट है वोल्टेज, अगर सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ेगी तो सेकेंडरी का करंट इसके रेसिप्रोकल में आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए इस इक्वेशन से पता लगता है अगर सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ेगी तो सेकेंडरी का करंट क्या होगा, कम होगा। या आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी 100 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 100 है। आइडियल का मतलब तो यही है ना, इन दोनों की आउटपुट सेम है, ओके। अब मान लीजिए अगर EP10 है, अगर EP10 है तो IP कितना होगा, IP ऑब्वियस है 10 होगा, क्योंकि 10 × 10 तभी तो 100 होगा। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं, मान लीजिए IP है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 1000, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है 1000, और यहाँ पर भी क्या होगा 1000। अगर EP10 है तो IP कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 × 100, ओके। अब मान लीजिए हमने IP को चेंज कर दिया, IP को 100 से बढ़ा के मैंने 500 कर दिया, ठीक है, 100 से बढ़ा के 500 कर दिया। अगर करंट 500 हो गया, इतना ज़्यादा करंट इंक्रीज़ हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इसको तो 2 होना पड़ेगा ना, क्योंकि 500 को 2 से मल्टीप्लाई करके तभी तो 1000 आएगा। तो ठीक है, ऐसे आपको नॉलेज याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं, ठीक है, 10 करंट है और वोल्टेज कितना था, यहाँ देखिए वोल्टेज कितना था 10, करंट हुआ 100, पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 1000, 1000 इज़ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं करंट इंक्रीज़ करता हूँ, करंट कर दिया 100 से 500, तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1000 ही रहेगा, इस बार भी 1000 है, ओके। अब करंट को ही 1000 कर देते हैं, अगर करंट 1000 हो जाएगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 × 1000 भी क्या हो जाएगा 1000। तो इसका मतलब अगर करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज लगातार कम होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर वोल्टेज ज़्यादा होती है तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज अप होती है, करंट डाउन होता है, और करंट डाउन होगा तो वोल्टेज अप होगी। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर हेयर। तो हमने ट्रांसफार्मर कर लिया, ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस होता है, इसका प्रिंसिपल कर लिया, इसकी क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिकल पार्ट, ये हम सारा कर चुके हैं। अब देखिए कभी कभार एग्जाम में आपको इसमें लॉसेस पूछ ले जाते हैं कि जब आप ट्रांसफार्मर बनाते हो या यूज़ करते हो तो उसके अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस किस तरह से काम करते हैं। देखिए पहला लॉस है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस में क्या है, देखिए यह है प्राइमरी वाला कॉइल पहले वाला, और दूसरे वाला कौन सा है, सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए जितना मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर जनरेट करते हैं,
ये ज़रूरी तो नहीं कि सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड इधर लिंक करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एयर में वेस्ट हो जाएगा, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड के लॉस होते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स लॉसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, फ्लक्स के लॉस हो जाएंगे। दूसरा बेटा आयरन लॉस। देखिए आयरन जो है वो हीट भी होता है, पहले तो आयरन जो है गर्म होता है करंट आने पे, तो वो हीट के फॉर्म में भी लॉसेस प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। दूसरा देखिए आयरन में मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होता है, आयरन में मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होने में उसमें एक एडी करंट भी तो पैदा हो जाएगा। जो एडी करंट होता है वो क्या करता है, अप्लाइड करंट को कम करता है, तो एडी करंट के कारण भी क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तीसरा बेटा कॉपर लॉस। देखिए कॉपर का भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होगी, और उसी हीट के कारण H=I²RT हीट की फॉर्म में भी एनर्जी के लॉसेस होते हैं। अच्छा मटेरियल वैसे कॉपर ही होता है, ऐसा नहीं है कि कॉपर बुरा मटेरियल है। सबसे अच्छा मटेरियल बेटा सिल्वर होता है, पर उस पे सिल्वर का ट्रांसफार्मर खरीदते खरीदते हमारी जेब बिल्कुल खाली हो जाएगी, बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके बाद हम कॉपर की यूज़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम बहुत चल रहा है मार्केट में, तो एल्युमिनियम के भी जैसे एसीज वगैरह आ रहे हैं, तो एल्युमिनियम इतना अच्छा नहीं होता, कॉपर का आप जो है प्रोडक्ट उसको परचेज़ कीजिए, अच्छे रहते हैं। उसके बाद बेटा हाइस्टेरेसिस लॉस। हाइस्टेरेसिस का मतलब क्या है, हाइस्टेरेसिस का मतलब है मैग्नेटिक लॉसेस। देखिए जब एक बार एक मैग्नेट कंप्लीटली चार्ज होती है, चार्ज होके वो फिर डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, अगर ये 100% चार्ज हुआ, 100% चार्ज होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसकी एनर्जी वहीं पर कुछ कम हो जाएगी, फिर से दोबारा चार्ज होगा, फिर और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे हम एक बाल्टी से पानी निकाल के दूसरी बाल्टी में डालते हैं, दूसरी में से तीसरी बाल्टी में डालते हैं, आगे आगे स्टेप ये बढ़ता चले जाएगा, तो जो एनर्जी है लगातार कम होती जाती है। जो लास्ट वाली बाल्टी की 10th बाल्टी होगी, 10th बकेट के अंदर पानी जाते जाते आधा रह जाएगा, क्योंकि वो वाटर आप लॉस करते जाओगे। इसी तरह से इसमें ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेज होते हैं। और जो लास्ट वाला लॉस है दैट इज़ अ साउंड लॉस। आपने अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होकर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिस जो आवाज़ आती है जैसे ऐसे जो ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, देखिए ये आयरन की जो प्लेट्स होती हैं ना ऐसी होती हैं, ये पहले जब ये चार्ज होता है तो ऐसे चिपक जाती है, ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो ऐसे ऐसे जब वो बार बार स्ट्राइक करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो लगातार ऐसे ऐसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके कारण जो है ट्रांसफार्मर के नीचे साउंड सुनने के लिए आपको मिलते हैं। तो बेटा इसी वीडियो के साथ हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है क्लास +2 का। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए फटाफट से 5th यूनिट का वीडियो लेकर आएँ। और ये यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।